हेलो दोस्तों, सो वेलकम टू सी आई अकेडमी। हमारा साइंस का जो PYQ का सीरीज़ है वो लगातार जा रहा है। आप बिल्कुल उसको देखिए और आप आंसर भी करिए जो मैं क्वेश्चंस लास्ट में दे रही हूँ आपको करने के लिए, क्योंकि अभी तो बच्चे कर भी रहे हैं आंसर्स एंड आप भी करो, क्योंकि उससे क्या है ना कि आप रिसर्च करते हो क्वेश्चन पे, आप देखते हो कि क्या है क्या नहीं, तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है ना। हमारा तो ये सीरीज़ जैसा कि मैंने बोला था कि एग्ज़ाम के पहले तक ये बिल्कुल चलता रहेगा, तो ये बिल्कुल चलता रहेगा। इसके लिए बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि PYQ को कैसे फिर से एक बार रिवीजन करना पड़ेगा क्या, या फिर कुछ, वो हम बिल्कुल करवा रहे हैं। अब बाकी जो भी चीज़ें हैं अपनी सेल्फ स्टडी की, वो चीज़ों को कर लो, और इंग्लिश भी हम शुरू कर देंगे, तो उसके लिए भी टेंशन नहीं है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छे से पढ़ो इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग रेज और वेव्स आर यूज टू नो द ग्रोथ ऑफ फीटस इन द वोम। तो जो फीटस होता है ना, उस जो वो बढ़ रहा होता है, तो जैसे उसको देखना चाहते हैं हम कि हम वो कितना बड़ा हुआ, या फिर उसके डेवलपमेंट को, उसके ग्रोथ को, तो हम किसके थ्रू देख पाते हैं, उसके विकास को हम किसके थ्रू देख पाते हैं, एक्सरेज या माइक्रोवेव्स या अल्ट्रासोनिक वेव्स या अल्ट्रावायलेट वेव्स। तो आपको सॉरी, आपको पता होगा कि अगर हमें इन सारी चीज़ों के बारे में पता करना होता था, तो मोस्टली क्या होता है उसमें, अल्ट्रासोनिक वेव्स ही जो हैं वो यूजफुल होते हैं, राइट। अल्ट्रासोनिक वेव्स ही जो है उसमें यूजफुल होते हैं। ये इजी क्वेश्चन भी है, बट आप कभी होता है ना कि हड़बड़ी में आप गलत कर दो क्वेश्चन का, ऐसे ही बस पढ़ा थोड़ा सा और गलत कर दो, तो वो मत करना। क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ के आंसर करना। इजी क्वेश्चन होता है, उतना डिफिकल्ट होता ही नहीं है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम क्या बोलते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ साउंड वेव विद अ हाई फ्रीक्वेंसी बियॉन्ड ह्यूमन हियरिंग, है ना, बियॉन्ड ह्यूमन के हियरिंग के बाहर है। आर यूज्ड इन अ प्रोसीजर कॉल्ड अल्ट्रासोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड, है ना, टू सेफली मॉनिटर द फीटस ग्रोथ, जो फीटस का क्या ग्रोथ हो रहा है एंड डेवलपमेंट इन द वम्ब। ठीक है, चलो ये बताओ, न्यूमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ, न्यूमोनिया होता है ना, सर्दी में हो जाता है मोस्टली, तो न्यूमोनिया किस मतलब कौन से हमारे ऑर्गन को अफेक्ट करेगा, नर्व, ब्लड, स्किन या लंग्स। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब ऑफ कोर्स लंग्स को करेगा, फेफड़े को करेगा, सर्दी हो रही है हमें। Pneumonia is an inflammatory condition of the air sacs in the lungs, typically caused by viral infection और बैक्टीरियल इन्फेक्शन और बोथ। ये वायरल भी हो सकता है, ये बैक्टीरियल भी हो सकता है। ठीक है, मैंने तो वैसे वैसे मैंने शुरू से बैक्टीरियल ही पढ़ा था, तो बट ये दोनों हो सकता है। एंड द एयर सैक्स फिल विद द फ्लूइड और पस विच इंटरफेयर्स विद गैस एक्सचेंज। तो ये इसमें होता है मोस्टली। एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ही है शायद, हाँ, उसका मुझे याद नहीं है नाम, शायद ये नाम है उसका, स्ट्रेप्टोकस क्या था, न्यूमेन, न्यूमो करके कुछ ऐसे ही था, मतलब स्ट्रेप्टोकस न्यूमेन करके था कुछ। ठीक है, ये इसका आई थिंक ये इट्स अ नेम ऑफ अ बैक्टीरिया विच कॉज न्यूमोनिया। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है। चलो ये क्वेश्चन बताओ, ये बताओ, बढ़िया वाला क्वेश्चन आ गया। बताओ, अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर फाइंड्स हिज इमेज लार्जर देन हिमसेल्फ। कोई इंसान है, ठीक है, वो कोई मिरर के सामने जाके खड़ा हो गया और वो देख रहा है कि मिरर में उसकी इमेज, जो उसकी एक्चुअल इमेज है, उससे बड़ी बन रही है। मिरर के सामने हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं इतनी बड़ी हूँ, मुझे इतनी बड़ी मैं दिख रही हूँ। तो अगर मैं लार्जर दिख रही हूँ, तो मतलब मैं कौन से मिरर के सामने खड़ी हूँ, वो कॉनकेव है, वो प्लेन है, वो कॉन्वेक्स है, या फिर वो सिलेंड्रिकल विथ बल्जिंग साइड आउटवर्ड्स वाला है। मतलब अवतल है, समतल है, उत्तल है, या बाहर की ओर उभरी हुई बेलनकार वाला आपका जो क्या है, मिरर है। कौन सा होगा इनमें से? तो मैं बता दूं, इनमें से ये होगा अवतल, कॉनकेव, है ना। कॉनकेव लार्जर इमेज देता है, पता है, याद रखना हमेशा। हाँ, एक और चीज, मिरर और लेंस का डिफरेंस याद रखना।
ये हम मिरर की बातें कर रहे हैं। अब कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस भी होते हैं, तो उसका मतलब ये अगर गड़बड़ कर दी ना तो मात खा जाओगे आंसर में, इसीलिए ये दोनों में गड़बड़ मत करना, दोनों अलग हैं, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर जो है ना वो आपको लार्जर इमेज दे रहा है और ये स्मॉलर भी देता है, बट इन जस्ट अ केस, लेकिन मोस्टली लार्जर देता है, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर जो आपका है ये हमेशा आपको स्मॉलर इमेज देगा, स्मॉलर इमेज ऑलवेज। अच्छा, मैं ना एक याद करने का तरीका भी रखी हूँ इसका, तो आपको अगर सही लगे तो आप वैसे कर लेना। जैसे कि कॉनकेव मिरर क्या होता है कि इट्स लाइक दिस। मेरा ना आज हाथ काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, ठंड लग रही है बहुत। तो ये कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव यानी केव, मतलब एक गुफा टाइप केव जैसा लगता है ना, तो ये ऐसे होता है, राइट। तो इसकी जो लाइक इसमें क्या होता है ना कि हम अंदर में ये जो है लाइट रिफ्लेक्ट कर रही होती है, तो मैं इसको इस तरीके से याद करती हूँ कि इट्स लाइक केव, है ना, तो इसको हम इस तरीके से बनाएंगे। फिर कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स में क्या होता है, ये आउटवर्ड आउटवर्ड होता है, तो ये क्या है, वेक्स है, वेक्स। तो वेक्स से मुझे लगता है आउटवर्ड और केव से मुझे लगता है इनसाइड, है ना। तो इस तरीके से मैं याद करती हूँ, अगर आपको करना हो तो आप वैसे कर सकते हो। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया कि कॉन्वेक्स हमेशा स्मॉलर इमेज देता है और कॉनकेव जो है वो लार्जर इमेज भी देता है और स्मॉलर इमेज भी देता है, लेकिन मोस्टली लार्जर देता है, ठीक है। चलो, concave mirror is the only type of mirror that can produce image larger than the object when the object is real. Object is real होना चाहिए, real object placed in front of the mirror. तो concave mirror ये एक ऐसा मिरर है जो कि larger image देता है, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन बनाओ। A fan produces a feeling of comfort during the hot weather because, अरे बताओ मुझे, ये कॉमन, मतलब ठीक है, दिमाग वाला क्वेश्चन भी है, मतलब पता भी होगा आप लोगों को, नहीं पता होगा जिनको उसके लिए तो इंटरेस्टिंग भी है बहुत। तो हमें फैन जो है वो हमें ठंडा मतलब कर रहा है, ऐसे गर्मी में हम फैन चलाते हैं हमें इतनी राहत मिलती है, नहीं हाँ ठंडा, तो कैसे कर रहा है, मतलब बताओ कैसे कर रहा है। फैन सप्लाईज कूल एयर, क्या वो ठंडी हवा दे रहा है, हाँ। आवर बॉडी रेडिएट्स मोर हीट इन द एयर, तो क्या हो रहा है, हमारा जो हमारा शरीर से अधिक गर्मी प्रसारित होती है उस टाइम पे। या कंडक्टिविटी ऑफ एयर इंक्रीजेस, वायु की प्रवाहकत्व के में वृद्धि होती है। या फिर क्या होगा, आवर प्रेसिपिटेशन इवापोरेशन रैपिडली, तो हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है। तो मोस्ट आपको ये तो इतना ऑप्शन में ही ना आंसर दे दिया है, ऑप्शन में ही आंसर दे दिया है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, है ना, क्योंकि हमारा अगर बॉडी प्रेसिपिटेट करेगा, इवापोरेट करेगा, तो क्या होगा, वो क्या होगा, कूल डाउन होगा, वो हवा की वजह से कूल डाउन होगा, तो हमारा शरीर क्या महसूस करेगा, ठंड महसूस करेगा, है ना। चलिए देखिए, आंसर भी वही है। अ फैन प्रोवाइड्स अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट इन हॉट वेदर प्राइमरली ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड कन्वेक्शन, नॉट बाय एक्चुअली कूलिंग द एयर। मतलब कि फैन हवा को ठंड नहीं करता है, हम हमारे पसीने को जो होती है ना उसको इवापोरेट करके, है ना, और कन्वेक्शन करके ये हमें कूलिंग देता है, हमें फिर हमें अच्छा लगने लग जाता है, तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये पहले वाले, मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ इसको, मुझे याद है, आपको भी ये पता ही होगा अगर आपने सीरीज देखी होगी। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इन क्लियर स्काई ड्यूरिंग नाइट टाइम कैन बी एक्सप्लेन्ड विद, ओके दिस इज नाइट टाइम, ओके दिस इज, अच्छा नाइट टाइम में तो स्टार्स आएंगे मेरा दिमाग आज काम नहीं कर रहा। तो ये मैंने बता रखा है, ये क्या हो जाएगा आपका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, है ना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट, ठीक है। चलो, ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखो, ये बढ़िया वाला एक्सप्लेनेशन है। द अर्थ एटमोस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस लेयर्स ऑफ एयर। तो एटमॉस्फेयर अगर आपको आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत सारे लेयर्स से बना हुआ है ना। और जो एयर है वो लाइक उसमें वो गैसेस, डस्ट, सारी चीजें मिक्स होती है ना, ये सारी चीजें होती है और बहुत सारे लेयर से बना है, जैसे ट्रोपोस्फेयर हो गया, मेसोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, तो इन सारे लेयर से बना हुआ हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है।
विथ डिफरिंग टेम्परेचर, मतलब और हर लेयर पे आपका टेम्परेचर भी डिफर कर रहा है। अगर आपने पढ़ा होगा लेयर्स के बारे में तो आपको पता होगा कि ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर क्या होता है, फिर उसके ऊपर वाले जो लेयर्स होते हैं उसका टेम्परेचर क्या होता है, कभी डाउन होता है कभी अप होता है, फिर बीच में जो ट्रोपोपॉज होता है वहां पे फिर टेम्परेचर वर्क नहीं करता। तो इस तरीके की चीजें हैं कि टेम्परेचर वेरी करती है एटमॉस्फेयर में भी। एंड डेंसिटी भी वेरी करती है, डेंसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, ये भी वेरी करती है लेयर बाय लेयर, विच रिजल्ट्स इन अ कंटिन्यूसली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। और इसी की वजह से क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लगातार परिवर्तन होते रहता है, मतलब चेंजेस होते रहता है। ठीक है, चलो हिंदी में भी देख ले। तो वायुमंडलीय परतें पृथ्वी का वायुमंडल अलग अलग तापमान और घनत्व यानी कि टेम्परेचर और डेंसिटी वाली हवा की विभिन्न परतों से बना है ना, जिसके परिणाम स्वरूप अपवर्तक सूचकांक लगातार बदलता रहता है। ठीक है, तो इसमें बस यही चीज है जो आपको याद रखनी है कि रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है। रिफ्रैक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीजें हैं, मतलब वो एक तो बहुत सारे लेयर्स से बना हुआ है और सारे लेयर्स का जो डेंसिटी है और टेम्परेचर है वो वेरी कर रहा है, मतलब कि अलग अलग है, कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग है, जिस वजह से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिएट हो रहा है और रिफ्रैक्शन हो रहा है। और उसी रिफ्रैक्शन की वजह से हमें स्टार्स जो है वो ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, चलो ये देखो, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है, मतलब इनमें से क्या हो जाएगा, हाँ फ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा, फ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा या फीजन रिएक्शन हो जाएगा। कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड तो बाद में देखना, पहले बताओ फ्यूजन हो जाएगा या फीजन हो जाएगा। हाँ, ये बहुत पता है, ये मतलब बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। तो ये बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा ना अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है पता है आपको, फ्यूजन रिएक्शन में समझ लो कि ये एक इट्स लाइक समथिंग बॉम्ब। ठीक है, अभी मैंने यहाँ भी बनाया, यहाँ भी बनाया, ठीक है, यहाँ भी बनाया, अब इसमें से ना टूट के निकलेगा कुछ, इसमें से भी निकलेगा, अब ये इससे टकराएगा, फिर ये ढेर सारा निकलेगा, यहाँ पे भी निकलेगा, फिर यहाँ से ये आया इसमें टकराएगा, इससे टूट रहा है, इससे टूट रहा है सब, और ये अलग अलग हो रहा है, फिर यहाँ ये इससे टकराएगा, फिर यहाँ से निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से भी बहुत सारा निकलेगा, है ना, बहुत सारे यहाँ से भी पार्टिकल्स ऐसे निकल रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके से ये क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, ये बहुत ज्यादा एक्सपोज कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फ्यूजन रिएक्शन होता है। ठीक है, जो कि अनकंट्रोल्ड होता है और इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है हाइड्रोजन बॉम्ब एंड ऑल। ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब और थर्मोन्यूक्लियर वेपन ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल। थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स जितने भी होते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, चलो, इफ द डोर्स, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इफ द डोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर आर लेफ्ट ओपन। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, कभी होता है ना आपके मतलब गर्मी बहुत हो जाती है तो रूम में सोचते हो कि अरे फ्रिज है तो फ्रिज को ना खोल के छोड़ देते हैं, ठंडी लगेगी हमें थोड़ी, बट ऐसा होता नहीं है, पता है आपको, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि फ्रिज जो है ना, मान लो ये एक फ्रिज है, अब मुझे बनाना नहीं आता तो क्या करूं, और ये इसका डोर है, अब डोर ये ओपन है, डोर ओपन है, ठीक है, फ्रिज के पीछे ना कोई कॉइल होता है। तो फ्रिज का वर्क ये होता है कि ये क्या करता है कि रूम से जो है ना हीट को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके उसको कूलिंग करने के लिए इसको रूम की हीट को एब्जॉर्ब करना होता है, और फिर ये क्या करता है, हीट को फिर ये ना लिबरेट भी करता है, और ये पीछे का जो कॉइल लगा होता है ना वहीं से लिबरेट होते रहता है, जो हीट है वो लिबरेट होते रहता है। तो अगर आप गेट खुला कर दोगे, अगर आप डोर खोल दोगे फ्रिज का, तो क्या होगा, उसको ठंडा करने के लिए और भी ज्यादा जो रूम का हीट है उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और जितना वो करेगा उस ठंडा करने के लिए उतना ही ज्यादा वो हीट को क्या करेगा, लिबरेट करेगा बाहर। तो अगर हम डोर को ओपन रखेंगे तो उसको और वो चीज करनी पड़ेगी, जितना एब्जॉर्ब कर रहा है उससे ज्यादा वो लिबरेट करेगा, तो क्या होगा कि गर्मी पैदा होगी, है ना, पूरे रूम में क्या होगा,
गर्मी पैदा होगी। ये नहीं होगा कि आपका रूम ठंडा होगा उसके बजाय आपका रूम गर्म हो जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर? अब तो एकदम आसानी से बता दोगे, पूरा प्रोसेस बता दिया मैंने। क्या हो जाएगा? अगर एक रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिए जाते हैं तो कमरे का तापमान क्या होगा? इंक्रीज होगा, है ना, बढ़ेगा। Leaving the door of an operating refrigerator open in a room will cause the room temperature to increase over time. समय के साथ बढ़ जाएगा। A piece of ice is floating in a beaker, ठीक है, एक कोई बेकर है, पानी भर दो इसमें और उस पे ना एक आइस है जो कि फ्लोट कर रहा है, ठीक है, फ्लोट कर रहा है। तो इसका क्या पूछ रहा है इसमें कि बेकर कंटेनिंग वाटर अप टू इट्स ब्रिम व्हेन द होल ऑफ द आइस मेल्ट्स, ठीक है। तो ये क्यों, ये कौन से प्रिंसिपल पे ये वर्क कर रहा है? ये जो आइस फ्लोट कर रहा है, सारे आइस मेल्ट कर गए, फिर एक छोटी सी है जो एजेस पे फ्लोट कर रही है आइस, तो क्या हो जाएगा? द वाटर विल स्पिल ऑन द फ्लोर, पानी फर्श पर गिर जाएगा। द लेवल ऑफ वाटर विल कम डाउन इन द बेकर, तो जो पानी है वो नीचे, मतलब द लेवल ऑफ वाटर विल कम डाउन इन द बेकर, मतलब पानी का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। द लेवल ऑफ वाटर विल फर्स्ट फॉल एंड देन इट विल गो आउट ऑफ द बेकर, तो क्या पानी का जो लेवल है वो पहले बहुत ऊपर तक आएगा, फिर क्या बाहर निकल जाएगा। एंड द वाटर लेवल विल नॉट चेंज, वाटर का लेवल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा बताओ? तो क्या हो जाएगा? द वाटर लेवल विल नॉट चेंज। क्यों नहीं? क्योंकि ये हमारा वर्क कर रहा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। अगर आप ये जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो हम जान लेते हैं। ये क्या होता है? अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, कोई जो ऑब्जेक्ट है जो तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, डिस्प्लेसेस अ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो ये क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है किसके वॉल्यूम को? जो फ्लूइड है यानी जो लिक्विड है, इक्वल टू इट्स ओन वेट, उसके खुद के वेट के बराबर वो डिस्प्लेस करके अपना जगह बना रहा है। व्हेन आइस मेल्ट्स इट कॉन्ट्रैक्ट, जब आइस मेल्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। एंड द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग लिक्विड वाटर इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर द आइस डिस्प्लेस्ड व्हाइल फ्लोटिंग। तो जब वो पानी बन जाता है ना, तो जब वो लाइक आइस है, फिर जब वो लिक्विड में बनेगा तो वो उसी के, मतलब जितना उसका वॉल्यूम होना चाहिए उसके बराबर हो जाता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। आपको इतना याद रखना है, ठीक है, क्योंकि वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा होता है और वो अपना जो जगह होता है ना उसको डिस्प्लेस कर लेता है। चलो ये क्वेश्चन देखो, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन and good for physics concept. So if a feather, a rubber ball and a wooden ball are falling freely simultaneously from the same height in a vacuum, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद, एक लकड़ी की गेंद एक ही ऊंचाई से एक ही समय पे, है ना, निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिर रहे हैं, तो क्या होगा ये बताओ? वैक्यूम की बात हो रही है, ठीक है, ये मत सोच लेना एयर वगैरह, वैक्यूम की बात हो रही है जहां पे हम एक कोई रबड़ की बॉल, एक कोई पंख और एक कोई लकड़ी की बॉल को हम साथ में नीचे गिरा रहे हैं, तो क्या वो साथ में नीचे आएगा या फिर कोई आगे कोई पीछे? पहले लकड़ी की बॉल आ जाएगी, फिर रबड़ की आ जाएगी, या पहले रबड़ की आ जाएगी? क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? द फेदर विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट, मतलब क्या पंख जमीन पर सबसे पहले पहुंचेगा, रबड़ की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगी, लकड़ी की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगी, या तीनों ही जो है साथ में गिरेंगे, साथ में पहुंचेंगे? तीनों ही जो है साथ में आएंगे। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा कि तीनों ही साथ में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है? वैक्यूम की बात हो रही है ना, यहाँ पे कोई एयर नहीं है, वैक्यूम की बात हो रही है। और वैक्यूम में क्या वर्क करता है? वैक्यूम में सिर्फ ग्रेविटी वर्क करता है, वैक्यूम में सिर्फ ग्रेविटी वर्क करता है। और ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी कांस्टेंट है, पढ़ा है ना आपने, ग्रेविटी तो कांस्टेंट होती है, हमेशा हम उसका कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं। तो जब वो कांस्टेंट होती है तो ये मास पे वर्क नहीं कर रही है ना, क्योंकि जब ये कांस्टेंट है तो ये तो किसी चीज पे वर्क ही नहीं करेगी ना, क्योंकि कोई भी चीज नीचे गिर रहा है तो हम मोस्टली क्या देखते हैं? जो सबसे ज्यादा भारी होगा, जिसका सबसे ज्यादा मास होगा, वो पहले गिर जाएगा।
तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे हम वैक्यूम में देख रहे हैं जहाँ पे ग्रेविटी तो वर्क कर रही है लेकिन मास वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। इसलिए तीनों जो ही ये चीजें हैं वो साथ में पहुंचेंगी जमीन पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मास जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, ग्रेविटी कांस्टेंट होती है, एयर नहीं होता है, वैक्यूम की बात हो रही है और तीनों चीजों जो है साथ में पहुंचेंगे, ठीक है। चलो अब ये बताओ, ये केमिस्ट्री का इक्वेशन है कि सोप फिल्म ऑन द वाटर इज सीन इन द डे टाइम, इट शोज ब्यूटीफुल कलर्स, दिस फेनोमेना इज ड्यू टू। जब दिन के समय पानी पर साबुन की फिल्म देखी जाती है ना, तो साबुन का जो झाग होता है उसमें जो पतली सी झाग बनती है या फिर उस पे आप देखते हो कि लाइट जो कलर्स आपको दिख रहे होते हैं, तो वो क्यों कैसे दिख रहे होते हैं, मतलब वहां पे आपका कौन सा प्रोसेस वर्क कर रहा होता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, विच वन। वहां आपका हो जाएगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आपका हो जाएगा कैसे, द फेनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्यूटिफुल स्विंग कलर्स सीन इन सोप फिल्म इन द डे टाइम इज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, है ना। क्या होता है, इंटरफेरेंस अकर्स व्हेन लाइट वेव्स रिफ्लेक्टिंग ऑफ एन इनर सरफेस ऑफ द वेरी थिन सोप फिल्म। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि लाइट जो है वो इंटरफेयर कर रहा है और इनसाइड जो हमारा सोप है जिसमें वहां पे एक पतली सी फिल्म बनी हुई है ना सोप की, तो उसमें से जो लाइट ऐसे इंटरफेयर कर रहा है तो वो इनसाइड भी कर रहा है, वो आउटसाइड भी कर रहा है और उसी की वजह से हमें कलर्स दिखते हैं, ठीक है। द मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस इज, न्यूक्लियस का मास नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है ना, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो हम इन दोनों को ही ऐड करेंगे तो हमें मास नंबर समझ में आएगा ना, द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, है ना। Which of the following is the main ingredient of cement? सीमेंट का मेन इंग्रेडिएंट इनमें से कौन सा है, तो बहुत ही इजी है, लाइमस्टोन हो जाएगा आपका मेन इंग्रेडिएंट, है ना। लाइमस्टोन इज द प्राइमरी रॉ इंग्रेडिएंट in the manufacturing most common cement types such as Portland cement and it is a sedimentary rock। ये एक sedimentary rock है composed mostly of calcium carbonate, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है CaCH3 and which provides the necessary calcium oxides यानी CaO, लाइम जिसको हम लाइम भी कहते हैं, CaO को, कैल्शियम ऑक्साइड को, for the cement strength and binding properties lime typically makes up what a largest percentage of the raw mix, around 60 to 65%। तो लाइमस्टोन का जो है वो बहुत बड़ा रोल रहता है सीमेंट को बनाने में, ठीक है। आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन, बहुत इजी है, आइसोटॉप्स है, इसकी एटॉमिक नंबर जो होगा ना, एटॉमिक नंबर वो सेम होगा और इसका जो मास होगा ना, एटॉमिक मास वो डिफर होगा। आप मुझे बताना आइसो बार के बारे में और आइसोटोन के बारे में, ओके, गॉट इट, कमेंट सेक्शन में। चलो मास कहाँ गया, मास 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 मास, द मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। The temperature point at which solid, liquid and gaseous state may stay together is known as। अच्छा आप बताओ, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैसियस स्टेट भी है, तीनों स्टेट के जो टेम्परेचर है वो इक्विवेलेंट हो जाए, मतलब समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा है ये एक ही साथ हो जाए, तो ये किस में हो सकता है, ये सिर्फ ट्रिपल पॉइंट में हो सकता है, ये सिर्फ ट्रिपल पॉइंट में हो सकता है, ठीक है। The point at which the solid, liquid and gaseous phases of a substance can coexist, है ना, coexist in thermodynamic equilibrium is known as triple point। Triple point क्या है, this unique combination of temperature and pressure, the rates of all phases transition, melting, freezing, vaporization, condensation, sublimation and deposition are
बैलेंस्ड। तो ट्रिपल पॉइंट ये ऐसा पॉइंट होता है जिसपे कि ये सारे जो इसके फीचर्स हैं तीनों के, क्या क्या, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, वेपराइजेशन, डिपोजिशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, मैं बिल्कुल ही ये सोच रही हूँ, होप कर रही हूँ कि आपको ये और ये सारी चीजों का मतलब पता होगा, है ना? बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो बता दूं क्या? बता ही देती हूँ। मेल्टिंग मतलब पता ही है कि जो करना होता है, ठीक है, मेल्ट करना होता है। फ्रीजिंग मतलब हो गया कि आपका वो फ्रीज करके एक सॉलिड में बदल रहा है, कोई भी लिक्विड है वो फ्रीज करेगा तो सॉलिड में बदल जाएगा, जैसे कि आइस, बर्फ। वेपराइजेशन आपको पता ही है कि किसी भी लिक्विड को हम बॉईल करेंगे तो जो भाप उठता है उसको हम वेपराइजेशन कहते हैं। कंडेंसेशन आपको पता ही है कि जब गर्म हवा ठंडी हवा में बदलती है तो उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। सब्लिमेशन वो होता है कि जब हम सॉलिड कोई हमारा सब्सटेंस होता है और जब वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है, डायरेक्ट गैस में चेंज होता है ना सॉलिड कोई जो है, जैसे कि आप ले लो नैफ्थलीन बॉल्स ले लो, ठीक है, तो उसको हम रख देते हैं कहीं पे भी तो वो डायरेक्ट क्या होता है, धीरे धीरे ना हवा में ही पिघल जाता है, तो सॉलिड से गैस में आ गया, है ना, गैसियस उड़ जाता है पिघल के, तो वो हमारा सब्लिमेशन कहलाता है। डिपोजिशन आपको पता है कि जो डिपॉजिट्स हो गए, डिपॉजिट हो गया तो वो डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने समझा दिया। और ये सारी चीजें जहां बैलेंस्ड होती है ना उसी को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। वैसे मैंने सोचा था कि आखिरी क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगी, लेकिन ये क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं था। आई थिंक ये अच्छा क्वेश्चन था तो मैंने बता दिया। जो मैंने पूछा है ना उधर कि आपको वो चीजें बतानी है, क्या क्या अभी मैंने बोला था, हाँ, इसमें मैंने बोला था आइसोबार और आइसोटोन के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि उसका क्या होता है डेफिनेशन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं नए सीरीज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।